हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म A1 IAS यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग 11th ऑफ दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। ये सारे करंट अफेयर्स आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जो भी स्टूडेंट नए हैं, जिसे हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में नहीं पता, उनको मैं बता दूं। जो भी बीपीएससी के स्टूडेंट है ना, जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी 71st बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी 72nd बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना, क्योंकि हम लोग इसमें करंट को स्टैटिक से लिंक करके पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ करंट कर पढ़ के कुछ भी फायदा नहीं है, करंट को स्टैटिक से आपको लिंक करना ही पड़ेगा, तभी सारी चीजें कवर होंगी। अब एक एक करके हम लोग आज के करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, पहला करंट अफेयर क्या है, और एक और चीज, इसकी पीडीएफ को आप कहां से डाउनलोड करेंगे? @A1IS से। ठीक है, @A1IS डालेंगे टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा। A1IS ऑफिशियल दिखेगा आपको चैनल का नाम, तो वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं आज के करंट अफेयर को। डोनाल्ड ट्रंप Donald Trump seeks immediate ceasefire for Ukraine-Russia war, warns of possible US exit from NATO। ठीक है, अब यहाँ से दो चीज निकल के आती है। पहली चीज तो यही है कि यूएस एग्जिट फ्रॉम नाटो, और सेकंड चीज क्या है कि यूक्रेन रशिया वॉर को रुकवाने से रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ से दो चीज निकल के आ रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, अभी हाल ही में उनका एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा यूक्रेन और रशिया के अभी 1000 डे कंप्लीट हो चुके हैं, किसके? वॉर के। ये चीज आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले ही हुए थे। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इससे बहुत ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, अब हमें इसे जल्दी से जल्दी रोकना होगा। ठीक है, तभी सारी चीजें क्लियर होंगी। सेकेंड चीज उन्होंने ये कहा कि यूएस एग्जिट कर सकता है नाटो से। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता होगा, जब इनकी फर्स्ट प्रेसिडेंसी चल रही थी, फर्स्ट टर्म चल रहा था यूएस का, ये डोनाल्ड ट्रंप का, तभी उन्होंने कहा था, तभी वो नाटो के ज्यादा पक्ष में नहीं रहते थे। ठीक है, उनका कहना है कि नाटो में मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, किसको? यूरोपियन कंट्रीज को। ठीक है, मतलब इनका पक्ष है कि यूरोपियन जो कंट्रीज है उनको अपनी जो स्पेंडिंग है उसे बढ़ाकर 4% तक करनी होगी। ठीक है, बट 4% तक नहीं कर सकते जितने भी ईयू वाली कंट्रीज है, मतलब हर एक ईयू कंट्री को अपनी जीडीपी के 4% की स्पेंडिंग किसके लिए करनी पड़ेगी? अपनी मिलिट्री पे करनी पड़ेगी। ठीक है, बट जितनी भी ईयू कंट्रीज है वो इसके लिए सहमत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने 4% की स्पेंडिंग करी तो उनको और जगह पैसे कम करने पड़ेंगे, बट वो ऐसा करना नहीं चाहते। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें सीधा सीधा कह दिया कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो यूएस एग्जिट कर जाएगा, किससे? नाटो से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? सेकंड चीज, इमीडिएट सीज फायर की बात कर रहे हैं, कौन? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, और इसको सपोर्ट किसने किया है? इसको सपोर्ट किया है व्लादिमीर जेलेंस्की ने। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जेलेंस्की कौन है? जेलेंस्की तो आप जानते ही हैं। जेलेंस्की कौन है? ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और जो रशिया के जो लीडर हैं, पुतिन, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब नाटो के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना, नाटो के बारे में कुछ चीजें आपको जानना जरूरी हो जाती है। मैं पहले भी एक बार मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, आज हम लोग और आगे की चीजें हैं वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो नाटो के बारे में देखना है आपको, है ना। नाटो का जन्म आपको पता ही है, कब हुआ था? 1949 में हुआ था। ये चीज आपको पता ही है, वर्ल्ड वॉर टू के बाद, है ना। क्यों? क्योंकि यूएस को किससे डर था? रशिया से डर था। सोवियत यूनियन था उस टाइम, सोवियत यूनियन से डर था, उसकी विचारधारा से डर था। ठीक है, तो नाटो का जन्म हुआ था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जो नॉर्थ अटलांटिक वाली, मैंने मैप नहीं लगाया, जितनी भी कंट्रीज है उसमें जोड़ने की बात करी गई थी, और टोटल 12 मेंबर्स जुड़े थे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कितने मेंबर्स जुड़े थे? पहले स्टार्टिंग में 12 मेंबर जुड़े थे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और अब कितने मेंबर है? अब टोटल कितने मेंबर है? 32 मेंबर है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप उसको कवर करेंगे। अभी हाल फिलहाल में ही कुछ मेंबर्स को जोड़ा गया है, तो क्वेश्चन में आ सकता है, क्वेश्चन क्या आएगा कि 31वां मेंबर कौन था? क्वेश्चन क्या आ सकता है कि 31वां मेंबर कौन था नाटो को ज्वाइन करने वाला? तो आप ध्यान रखेंगे 31वां मेंबर कौन था? फिनलैंड। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और 32वां मेंबर कौन है? स्वीडन। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब फिनलैंड और स्वीडन की लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए, नॉर्थ सी की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, और इसके साथ ही बॉर्डर शेयर करते हुए इसके साथ ही आपको एक और कंट्री मिलेगी, नॉर्वे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्या आ सकता है कि नॉर्वे अभी ज्वाइन करने वाला है। ठीक है, या इन तीनों कंट्रीज में इन दोनों ने कर लिया है, बट नॉर्वे अभी ज्वाइन करने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है कि नहीं, नॉर्वे तो फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, तो ये जो 12 मेंबर्स की बात करें, इसमें नॉर्वे भी था, जिसने मिलके नाटो को बनाया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, नाटो बनाने के पीछे क्या था? यूएस का डर था, किससे? सोवियत यूनियन से। और इसी के तहत यूएन के आर्टिकल नंबर 51 के तहत, जो
किसी भी कंट्री को या ग्रुप ऑफ कंट्रीज को अपने आप को प्रोटेक्ट करने का हक देती है। मतलब किसी भी कंट्री को खुद का डिफेंस करने का हक है, उसका पास राइट है कि वो अपना खुद का डिफेंस कर सके एनिमी कंट्री से, ठीक है। या ग्रुप ऑफ कंट्रीज को हक है ऐसा कि वो अपना प्रोटेक्शन कर सके। मतलब ये कलेक्टिव कलेक्टिव डिफेंस की बात कर रहा है आर्टिकल नंबर 51, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कलेक्टिव डिफेंस की बात कर रहा है, इसलिए नाटो का जन्म हुआ, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मैं यूएन के आर्टिकल नंबर 51 से मैंने लिंक कर दिया है, और नाटो का ही आर्टिकल नंबर 5 कह रहा है, ये चीज के बारे में क्वेश्चन में आ चुका है कि अगर एक पे अटैक हुआ तो हम सब पे ही अटैक मानेंगे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब 32 कंट्री में से किसी भी एक कंट्री पे अगर किसी दूसरी कंट्री ने अटैक कर लिया, तो हम ये 32 के 32 कंट्री उसका जवाब देंगे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये इसमें लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 5 में लिखा गया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है ना। अब आपको बताना है कि आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। समझ में आती है नाटो के बारे में। यूएसए के बिना नाटो के पास ज्यादा पावर नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पेंडिंग अगर कोई इसमें करता है तो वो कौन करता है, वो यूएसए ही करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूएसए ही सबसे ज्यादा स्पेंडिंग करता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, बेल्जियम में है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बेल्जियम में है, और बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। 1949 में इसका जन्म हुआ, किसी ट्रीटी के तहत ही हुआ होगा, कौन सी ट्रीटी थी, वॉशिंगटन में एक कंसेंसस बना, और उसके बाद वॉशिंगटन ट्रीटी के साथ इसका जन्म हुआ, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो वॉशिंगटन ट्रीटी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारी चीज क्लियर हो चुकी होगी इसके बारे में, नाटो के बारे में, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अभी तक का मैंने आपको सारा अपडेट दे दिया। इंडिया ऑब्वियसली नाटो का मेंबर नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब हम लोग थोड़ा सा आगे का देख लेते हैं, क्या चीजें हैं। तो अगेन मैंने आपको बता बता चुका हूँ इन सब चीजों के बारे में। आगे हम लोग देख लेते हैं, फाउंडेड कब इसका जन्म हुआ, 1949 में बता चुका हूँ। ये पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है, किसका, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कुछ कंट्रीज का, टोटल 12 कंट्रीज थी, है ना। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और अलाइड कमांड ऑपरेशन कहाँ पे है, मॉन्स बेल्जियम में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई। नेक्स्ट देखते हैं, कंट्रीज कौन सी है, ये सारी 12 कंट्रीज है, ये आप देख लेंगे। इसमें आप चेक करो, नीदरलैंड्स भी है, ये चेक करो, और नॉर्वे भी है, ये चीज आपको चेक करना है, ठीक है। टर्की दिख रहा है क्या आपको, टर्की आपको नहीं दिखेगा, पर टर्की अभी एक मेंबर है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। टर्की हमेशा विवाद में रहता है, और ये रशिया के साथ डील भी करता रहता है, तो आपको थोड़ा टर्की के बारे में नजर रखना है ना। क्वेश्चन निकल के आ सकती हैं चीजें। और देखते हैं, वॉशिंगटन ट्रीटी के साथ हुआ, आर्टिकल नंबर 51 बता चुका हूँ, आर्टिकल नंबर 5 बता चुका हूँ। ओपन डोर पॉलिसी क्या होती है, कि यूरोप की जितनी भी कंट्रीज है वो एलिजिबल है नाटो को ज्वाइन करने के लिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले 31 थे, और पहले 12 मेंबर थे, अब कितने हो चुके हैं, 32 आपको ध्यान रखना है। और फिनलैंड 2023 में ज्वाइन किया, और स्वीडन 2024 में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और यूक्रेन भी ज्वाइन करना चाहता था, बट इसके जो अभी चीफ है, नाटो के जो चीफ है जिनका नाम है मार्क रूट, उनसे जब इनका सवाल पूछा गया तो इन्होंने इग्नोर कर दिया। मतलब अभी कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है कि यूक्रेन ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। यूक्रेन ज्वाइन करना चाहता था, इसी की वजह से रशिया ने इसको इन्वेड कर दिया था यूक्रेन को, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई। मार्क रूट अभी कौन है, अभी नाटो के चीफ है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये पहले कौन थे, ये नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नीदरलैंड में भी ये काफी टाइम तक वहां पे पावर संभाल के रखे हुए थे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे मार्क रूट के बारे में। अगेन अब हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट चीजें देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक और चीज देख लो कि अगर किसी भी कंट्री को ज्वाइन करना है तो क्या करना होगा। पहली चीज एक्सेशन टॉक्स होगी, है ना। फिर लेटर ऑफ इंटेंट साइन होगा, किसकी तरफ से, जो कंट्रीज है उसकी तरफ से। देन एक्सेशन प्रोटोकॉल होगा, और फिर फाइनल अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। इसमें एक खास बात जरूरी है कि कोई भी कंट्रीज अगर ज्वाइन करना चाहता है, तो जितनी भी एग्जिस्टिंग कंट्रीज है उन सबका हाँ कहना, ठीक है, उन सबका रेक्टिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जितनी भी जो मेंबर कंट्रीज है उसको, ठीक है। मतलब कोई नई कंट्री ज्वाइन होगी, तो एग्जिस्टिंग जितनी भी कंट्रीज है सबका रेडी होना इस चीज के लिए कि हाँ हम इनको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। हम इनको अपनी फैमिली में घुसाना चाहते हैं, ये उनका एक्सेप्ट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इसी की वजह से स्वीडन की जो मेंबरशिप है वो लटक गई थी, आपको पता ही है। क्योंकि कौन रेडी नहीं हो रहा था, टर्की रेडी नहीं हो रहा था, बट बाद में वो रेडी हो गया कुछ शर्तों के बाद। फिर स्वीडन अब ज्वाइन कर चुका है, कौन, नाटो, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से चीजों को थोड़ा कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कुछ नॉन नेटो ईयू मेंबर्स भी होते हैं, एक बार आपको ध्यान रखना है नाटो प्लस कंट्रीज पे, ठीक है। इसमें जनरली जो ईस्ट की कंट्रीज है, बेसिकली जो साउथ ईस्ट की कंट्रीज होंगी, उन सारी कंट्रीज को ज्वाइन किया गया है। कौन कौन सी है एक बार देख लो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एक तो ये तो ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट हो गए। फिर जापान, इसराइल और साउथ कोरिया, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जापान हो गया, इसराइल हो गया, साउथ कोरिया,
न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। साउथ कोरिया में अभी क्या हुआ था, अभी यहाँ पे मार्शल लॉ लगाया गया था, इमरजेंसी लगाई गई थी, और इसके जो प्रेसिडेंट कौन है, उन सूक क्योल, इनके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, उन सूक क्योल, ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, चीजों को लिंक करके पढ़ो तो चीजें याद रहेगी, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। एक बार हम लोग यूक्रेन की लोकेशन देख लेते हैं। इससे पहले की जो मेरी क्लास हुई है उसमें मैं रशिया की लोकेशन आपको बता चुका हूँ, ठीक है। रशिया की लोकेशन, रशिया किससे बॉर्डर शेयर करता है आपको पता होनी चाहिए, है ना। आपको उसके कुछ इंपॉर्टेंट सीज के बारे में पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे अगर पूछूं कि कारा सी की लोकेशन क्या है, कारा सी की लोकेशन बताओ, या लैप्टव सी की लोकेशन बताओ, ठीक है। लैप्टव सी की लोकेशन बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक बार अभी हम यूक्रेन की लोकेशन देखेंगे। यूक्रेन की लोकेशन अभी हम देख लेंगे, ठीक है। यूक्रेन आपको दिख रहा है, ये हो गया रशिया। यूक्रेन देखो किस किस से बॉर्डर शेयर कर रहा है। पहली बात आपको ध्यान रखनी है, जो आप भूलोगे, रोमानिया से यूक्रेन बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे देखना छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ये बॉर्डर शेयर कर रहा है किसके साथ, रोमानिया के साथ, है ना। मोल्डोवो के साथ भी बॉर्डर शेयर करा है ना। मोल्डोवो में अभी हमारे नए एम्बेसडर बने हैं, उनका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो रोमानिया आपको ध्यान रखना है, क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि अगर ऑप्शन में अगर आपने रोमानिया देखा तो आप रोमानिया को छोड़ देंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, रोमानिया के साथ बॉर्डर शेयर करा है कौन, यूक्रेन। हंगरी के साथ करा है, स्लोवाकिया के साथ करा है, और पोलैंड के साथ करा है, ठीक है। पोलैंड भी याद रहेगा, क्यों, क्योंकि वहां पे हमारे मिनिस्टर्स गए हुए थे, है ना। और जो भी हमारे बच्चे, जो भी हमारे स्टूडेंट थे जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे, जब वो भाग रहे थे तो पोलैंड के सहारे ही वो बाहर निकल पाए थे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और रशिया के अलाए बेलारूस के साथ भी बॉर्डर शेयर करा कौन, यूक्रेन, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहीं से एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, यूक्रेन का जो बॉर्डर है वो ब्लैक सी के साथ भी लगता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जानने वाली ये चीज है, इसी ब्लैक सी के अंदर एक आपको ये पेनिसुला वाला पार्ट दिखेगा, ठीक है। ये पेनिसुला पार्ट था किसका, यूक्रेन का, आप ध्यान रखेंगे। इसे हम कहते हैं क्राइमियन पेनिसुला, ठीक है। एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये क्या था, ये है क्राइमियन पेनिसुला, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्राइमियन पेनिसुला, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई। क्राइमियन पेनिसुला पहले किसका पार्ट था, यूक्रेन का पार्ट था, बट 2014 में इसे एनेक्स कर लिया किसने, रशिया ने, ठीक है। रशिया ने एनेक्स कर लिया, और उसके बाद उस पर कई सारे सैंक्शंस लग गए थे, किस पे, रशिया पे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये क्राइमियन पेनिसुला अगर आपसे पूछे कि कौन सी सी में लाई करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये किस में लाई करता है, ये ब्लैक सी में लाई करता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। किस में लाई करेगा, ये ब्लैक सी में लाई करेगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और ब्लैक सी के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इससे कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती है, ये कई बार आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। तो एक बार आप ब्लैक सी को जूम करके थोड़ा सा देखेंगे कि कौन कौन सी बॉर्डर इसके साथ शेयर करी है, ये आप देखेंगे, ठीक है। अभी मेन चीज क्या है, मैं आपको बताना, जो मुझे बताना है, पहली बात तो ये कि ये क्राइमियन पेनिसुला इसमें लाई कर रहा है, क्राइमियन पेनिसुला लाई कर रहा है ब्लैक सी में, है ना। हो सकता है ब्लैक सी को चेंज करके क्या बोल दे, सीधा बोल दे अरेबियन सी है, ठीक है, या बोल दे कि कैस्पियन सी है। तो आपको ध्यान रखना है कि नहीं, ये ब्लैक सी में लाई करता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इसके साथ ही आपको एक ये दिखेगा, ये सी है अजोव, इसको क्या कहते हैं, सी ऑफ अजोव, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सी ऑफ अजोव की लोकेशन आपको ध्यान रखनी है, और किसकी लोकेशन ध्यान रखनी है, ब्लैक सी की लोकेशन ध्यान रखनी है, ब्लैक सी, और इसके बीच में कौन है, क्राइमियन पेनिसुला को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया, ये तीनों लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। अब आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखेंगे, ये है ओडेसा पोर्ट, जो कि किसका है, यूक्रेन का। तो आपसे पूछा जाए कि ओडेसा पोर्ट कौन सी कंट्री से रिलेट करता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि यूक्रेन से रिलेट करता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीज समझ में आया कि नहीं आया, ब्लैक सी हो गया, ये हो गया सी ऑफ अजोव, और ये हो गया क्या बोलते हैं, क्राइमियन पेनिसुला, जिसको अनेक्स कर लिया किसने, रशिया ने, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसमें से क्या चीज निकाली जा सकती है, अब कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का आ सकता है, आपसे पूछे कि ब्लैक सी के बारे में तो ऑलरेडी आपसे पूछा जा चुका है, क्योंकि है ना, ब्लैक सी के बारे में ऑलरेडी आपसे कई बार पूछा जा चुका है ना। अब इससे आपसे पूछेगा कि ब्लैक सी में, ब्लैक सी के साथ कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा अपना बॉर्डर शेयर करती है, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर कौन करता है, रशिया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन करता है, टर्की, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और थर्ड नंबर पे कौन करता है, यूक्रेन, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चीजें समझ में आया कि नहीं आया, इसका 2300 किलोमीटर के आसपास होगा, ठीक है, इसका 1300 किलोमीटर के आसपास होगा। ये मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ, ठीक है, एक बार आप थोड़ा सा देख लेना उसको। और ये 11-1200 के, 1200 लिख देता हूँ, ठीक है, इसके आसपास होगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बॉर्डर कौन शेयर कर रहा है, रशिया, देन टर्की, देन यूक्रेन। ये जो ऑर्डर है ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो ब्लैक सी है लगातार ही न्यूज में रहा है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज
कवर हो चुकी होगी। ज्योग्राफी आपके जो एग्जाम्स है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सीधा जो न्यूज में चल रहे लोकेशंस होते हैं वहां से कुछ क्वेश्चंस निकाल के पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे एक और आइलैंड है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। इसका नाम है स्नेक आइलैंड। इसकी लोकेशन मैंने दे दी, बहुत छोटा सा आइलैंड है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर दिया है। इसका नाम क्या है, यहाँ पे आपको एक आइलैंड दिखेगा जिसका नाम है स्नेक आइलैंड, ठीक है। स्नेक आइलैंड, स्नेक आइलैंड को ही जिमिनी आइलैंड भी कहते हैं, ठीक है। जिमिनी आइलैंड आप ध्यान रखेंगे, स्नेक आइलैंड को ही जिमिनी आइलैंड भी कहते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब स्नेक आइलैंड है, आपको याद होगा कि इससे एक ऑडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो गई थी, है ना। वायरल क्या हुआ था, जिसमें जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो हमला हो रहा था, ठीक है, तो उससे रिलेटेड वायरल हो गई थी काफी वीडियोस, ठीक है। यहीं पे बम्बार्डमेंट कर दी थी क्योंकि रशिया ने, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है किसके बारे में, स्नेक आइलैंड किससे बिलोंग करता है, स्नेक आइलैंड बिलोंग करता है किससे, यूक्रेन से, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, ऐसे कुछ एग्जाम में चीजें निकल के आ सकती हैं, आपको ध्यान रखना है। सारे जो क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, बिग चेंजेस इन द यूएस, डोनाल्ड ट्रंप वांट्स टू एंड बर्थराइट सिटीजनशिप, डिपोर्ट ऑल इलीगल इमिग्रेंट्स, ठीक है। तो अब वहां के यूएस के डोनाल्ड ट्रम्प क्या कह रहे हैं कि वहां के बर्थ राइट सिटीजनशिप में वो चेंज करेंगे, ठीक है। अभी क्या है यूएसए में, अभी है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, चाहे वो लीगल हो या इलीगल, क्वेश्चन में क्या आएगा कि जो भी इलीगल व्यक्ति, सिर्फ लीगल व्यक्ति के लिए हक है नहीं, लीगल प्लस इलीगल के पास भी हक है कि गलती से भी कैसे भी आप इलीगली आप वहां पहुंच जाए, और अगर आपका वहां पे बेबी हो गया, ठीक है, तो उसको तो नेचुरली बॉर्न सिटीजनशिप मिल जाती है, किसको, जो बच्चा है उसको, ठीक है। क्योंकि ये किसके कहाँ पे लिखा गया है, ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लिखा गया है कि जो भी बच्चा यूएस की धरती पे जन्म लिया वो यूएस का ही सिटीजन हो जाएगा, नेचुरली बॉर्न सिटीजन हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जितने भी इलीगली लोग जाते हैं पहले वहां पे जाकर बेबी करते हैं, है ना। तो बेबी हो गया तो वो एक नेचुरली बॉर्न सिटीजन हो गया। अब जो बच्चा है उसको ख्याल रखने के लिए क्या होना चाहिए, उसके पेरेंट तो होने चाहिए, है ना। तो उसका बहाना बना के ये जो इलीगल लोग हैं वो भी वहां पे रुक जाते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप है कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। चेंजेस क्या करना चाहते हैं कि जो इलीगल लोग हैं, ठीक है, अब उनके बच्चों को सिटीजन बर्थ राइट सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, कुछ इस टाइप का प्रावधान लाना चाहते हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है लाना, क्योंकि वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपको पता होगा काफी ज्यादा रिजिड है, ठीक है। हमारा क्या है, हमारा तो फ्लेक्सिबल है ना, हमारा एक परफेक्ट अमेलगमेशन कह सकते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट ला सकते हैं, स्पेशल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ, है ना, और कुछ कुछ चीजें सिंपल मेजोरिटी के साथ। बट जो अगेन यही चीज करना यूएसए में काफी ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। यूके में सबसे आसान है, क्योंकि वहां पे तो अलग ही चीजें है ना, क्योंकि वहां का जो पावर है, जो वहां का जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन है, ठीक है। बट यूएसए में ये करना मुश्किल है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा उनका रिजिड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी कि इलीगल लोग का, इलीगल जो बच्चे होंगे उनको बर्थ राइट सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहीं पे कुछ और चीज भी इन्होंने बताई है, इन्होंने बताया कि जो भी ड्रीमर इमिग्रेंट्स है, अभी ड्रीमर इमिग्रेंट्स क्या होता है, हो सकता है इसके बारे में आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन में आ जाए। ड्रीमर इमिग्रेंट्स वो होते हैं, ठीक है, जो लाए गए थे यूएसए में इलीगली किसी के भी द्वारा, उनके पेरेंट द्वारा हो गए, है ना, या स्मगल करके लाए गए, कैसे भी लाए गए, ठीक है। बट वो जब लाए गए थे जब वो काफी ज्यादा छोटे थे, ठीक है। अब वो छोटे थे, है ना, तो उनको तो समझ नहीं थी इन सारी चीजों के ऊपर, है ना। तो उनको वो सिटीजनशिप देने के लिए इनके लिए आसान कर देंगे कि इनको जल्दी से आसानी से यूएस की सिटीजनशिप मिल जाए, ठीक है। तो मतलब ये एकदम ऑल आउट वॉर नहीं छेड़ दिया किसने, डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है। ये भी काफी लॉजिकल बात कर रहे हैं, है ना। अगर आप बचपन में लाए गए थे तो आप अपनी मर्जी से ऑब्वियसली नहीं आए होंगे, है ना, तो उस केस में हम लोग आपको सिटीजनशिप दे देंगे, ऐसे प्रावधान करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी सिटीजनशिप मिले, अगर आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, यूएसए के बारे में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज में क्या है, नेक्स्ट है हाउ आरबीआई इज लेवरेजिंग एआई टू क्रैक डाउन ऑन म्यूल बैंक अकाउंट्स, ठीक है। अभी जो पर्टिकुलर लाइन है म्यूल बैंक अकाउंट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से, है ना, और खासकर जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे लगता है इस बार के एग्जाम में पक्का ही आने वाला है म्यूल बैंक अकाउंट के बारे में, ठीक है। उसके साथ जो भी बीपीएससी, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, म्यूल बैंक अकाउंट्स पर्टिकुलर जो वर्ड है, जो पर्टिकुलर टर्म है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ऐसी चीजें पूछी जाती है ना, इकोनॉमी से रिलेटेड। अब इसमें दिया हुआ है, इस आर्टिकल में इंडियन एक्सप्रेस में कवर किया हुआ था कि आरबीआई
एआई को लेवरेज कर रही है, किसको? एआई को म्यूल बैंक अकाउंट्स को टैकल करने के लिए, ठीक है। अभी म्यूल बैंक अकाउंट्स क्या होता है, इनके बारे में समझिए, ठीक है। तो आप जानते होंगे अलग अलग टाइप के डिजिटल फ्रॉड्स के बारे में, है ना। मैंने सुनता है डिजिटल अरेस्ट के बारे में, ठीक है। उसमें कुछ साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, वो अलग अलग तरीका अपना नया नया तरीका निकालते रहते हैं फ्रॉड करने का, है ना। ये जो तरीका है ये काफी पुराना तरीका है और लगातार चलते हुए आ रहा है, जिसके बारे में आपने अभी तक नहीं सुना होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ बड़े बड़े रिच लोग, हलाला कर्मचारी, हलाला नहीं सॉरी हवाला कर्मचारी, और भी बहुत अलग अलग टाइप के जो लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि म्यूल बैंक अकाउंट्स खोलते हैं, ठीक है। अब म्यूल बैंक अकाउंट्स क्या होता है? म्यूल बैंक अकाउंट्स होता है कि जैसे कोई रिच बंदा है, ठीक है, या कोई व्यक्ति है, उसने गलत तरीके से अपने पैसे कमाए, इलीगल मनी कमाई, ठीक है। अब उसको कहीं ना कहीं तो उसे स्टोर करना होगा, तो वो क्या करता है, किसी गरीब को, गरीब जो व्यक्ति होता है उसका बैंक अकाउंट ले लेता है गलत तरीके से, क्योंकि उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती, ठीक है। उनका अकाउंट यूज करता है, ठीक है, पैसे को स्टोर करने के लिए, नहीं तो उसका उसको ठिकाने लगाने के लिए, उधर उधर भेजने के लिए, ठीक है। क्योंकि वो अपने अकाउंट से अगर करने लग गया तो सरकार को तो पता चल जाएगा कि इसके पास कैसे इतने पैसे आ गए, है ना। बट अगर कोई गरीब होगा, ठीक है, उसके अकाउंट से अलग अलग गरीब लोगों के अकाउंट में पैसे डाल के फिर उसको वो इधर उधर भेजने की कोशिश करता है, देश से बाहर पहुंचाने की कोशिश करता है, ठीक है। मतलब ये मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका है, ठीक है, किसी भी गरीब व्यक्ति के अकाउंट को यूज करके बिना उसकी जानकारी में दिए, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब सरकार को पता भी चलता है कि ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है, या किसी गरीब व्यक्ति के पास इतने पैसे एकदम से आ गए हैं और सरकार उस तक पहुंचती है, तब तक उस व्यक्ति को पता ही नहीं रहता, उस जो गरीब व्यक्ति को पता ही नहीं रहता। एक तो उसको टॉर्चर मिलता है बहुत ही ज्यादा कि बताओ बताओ, तुमको पक्का पता होगा, ठीक है, कि किसने किया है ये सारी चीज। तो उसको पता नहीं होता लास्ट में सच में कि उसके साथ कौन कर रहा है ये सारी चीज, ठीक है। वो फंसता भी है, और जो रियली में जो व्यक्ति है जो इन सब की चीजों के पीछे होते हैं, उन तक भी लोग नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जो अकाउंट है वो तो गरीब व्यक्ति का है, और जो ये ट्रांजेक्शन्स कर रहा है उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलता, ठीक है। तो इन्हीं म्यूल बैंक अकाउंट्स को टैकल करने के लिए एक म्यूल हंटर डॉट एआई को लॉन्च करने वाला है कौन? आरबीआई। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसको आरबीआई लॉन्च करेगा, म्यूल हंटर डॉट एआई, किसके लिए? म्यूल म्यूल बैंक अकाउंट्स को, म्यूल बैंक अकाउंट्स को टैकल करने के लिए ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो म्यूल बैंक अकाउंट्स, अब मुझे लगता है आप भूलोगे नहीं, कोई भी गरीब व्यक्ति के अकाउंट में से अगर आप उसका इलीगल यूज करते हो, ठीक है, किस चीज के लिए? मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे म्यूल बैंक अकाउंट्स। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। म्यूल हंटर डॉट एआई बनाया गया है किसके द्वारा? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा, जो कि बेंगलुरु में है, उसके द्वारा बनाया गया है म्यूल हंटर डॉट एआई। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का नाम कुछ और दे दिया हो, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ही सब्सिडरी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब बेंगलुरु द्वारा म्यूल हंटर डॉट एआई बनाया गया है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब म्यूल बैंक अकाउंट क्या होता है, ये चीज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और जो मनी म्यूल है, अगर पर्टिकुलर वर्ड आया कि मनी म्यूल कौन हुआ, मनी म्यूल हो गया वो गरीब व्यक्ति, ठीक है, वो पुअर व्यक्ति, ठीक है, जिसका अकाउंट यूज किया जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, उसे हम कहते हैं मनी म्यूल। उस व्यक्ति को कहते हैं हम लोग मनी म्यूल, ठीक है। म्यूल का मतलब तो आपको हिंदी में पता ही है ना। तो मनी म्यूल उसको कहा जाता है, और म्यूल बैंक अकाउंट उसी के अकाउंट को किया जाता है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था आई थिंक, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अभी देखा गया है कि अराउंड 4.5 लाख के आसपास अकाउंट्स को अभी रिसेंटली ही बैन किया गया है इसके द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। तो अब ये मत सोचना कि यार ऐसे कुछ ही लोग होंगे, नहीं, बहुत सारे लोग इसी तरीके से एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। 4.5 लाख, ठीक है, इतने सारे अकाउंट्स को बंद किया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा अकाउंट्स और कितने ज्यादा पैसे होंगे, ठीक है। ये तो अभी पता चला कि इतने ही है, ठीक है, और भी पता नहीं कितने ज्यादा होंगे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसमें जो बहुत सारे बैंक थे, उसमें अराउंड 40,000 जो अकाउंट थे वो तो एसबीआई में थे। एसबीआई जैसे जो पब्लिक बैंक है उसमें ऐसे अकाउंट्स खुले हुए थे। 10,000 पंजाब नेशनल बैंक में, 7,000 कनाडा बैंक में, और 6,000 कोटक महिंद्रा बैंक और 5,000 एयरटेल पेमेंट बैंक में भी ऐसे अकाउंट्स खोले गए थे, म्यूल बैंक अकाउंट्स। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब आपको नाम भूलना नहीं है, म्यूल बैंक अकाउंट्स, म्यूल बैंक अकाउंट्स ये वर्ड, और मनी म्यूल क्या होता है, ठीक है। तो कई बार टर्म स्पेसिफिक बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसमें? इकोनॉमी से निकल के आते हैं आपके यूपीएससी एग्जाम्स में और आपके डिफरेंट एग्जाम्स में, ठीक है। तो इसको आपको कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? इंडिया टू फॉर्म एंटी ड्रोन यूनिट फॉर सेफ बॉर्डर, अमित शाह, ठीक है। तो अमित शाह जी ने कहा है ना, क्या कहा कि हम लोग सेफ सेफ बॉर्डर के लिए अब एंटी ड्रोन सिस्टम लगाएंगे, कहाँ पे? पाकिस्तान पे, और
पाकिस्तान के बॉर्डर पे और बांग्लादेश के बॉर्डर पे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बांग्लादेश के साथ भी हमारी तनातनी चलने लगी है, अराउंड 4000 किलोमीटर के आसपास, एग्जैक्ट आप देखना इतने के आसपास हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज में क्या है। नेक्स्ट है, नॉट जस्ट मिलिट्री, सिविलियन आर्मी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑल्सो नीडेड टू प्रोटेक्ट नेशंस इंटरेस्ट, ठीक है। ये किसने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि हमने सिविलियन आर्मी भी बनानी पड़ेगी, ठीक है। सिविलियन आर्मी आप देखते होंगे यूएसए में भी है, जैसे कुछ भी होता है तो उनके कुछ एक्सपर्ट्स निकल के आते हैं, अलग अलग जगह एडिटोरियल लिखते हैं, एक पूरा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, पूरे वर्ल्ड में ये चीज होता है, ठीक है। तो ऐसी सिविलियन आर्मी हमें भी चाहिए, ठीक है। ये किसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने के जज ने कहा है, किस चीज के लिए, अपने नेशन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आप इसको मेंस में यूज कर सकते हो, है ना। ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखना कि सिविलियन आर्मी का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अपने इंडिया के नेशंस को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सिविलियन आर्मी में बहुत सारे लॉयर्स हो सकते हैं, ठीक है, पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं, राइटर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। जो कॉलम लिखने वाले हो सकते हैं, एडिटोरियल लिखने वाले हो सकते हैं, ये सारे लोग हो सकते हैं और एक तरीके का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं इंडिया के फेवर में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इंडिया के खिलाफ बहुत ज्यादा साजिश भी चलती रहती है ना, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे ये लोग काम, ठीक है, हर जगह तो मिलिट्री सीधा उन पे एक्शन ले नहीं सकती है ना, तो उस केस में ये हमारे सिविलियन जो आर्मी होगी वही उन पे एक्शन लेगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया के पक्ष में माहौल को करेगी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये आप मेंस में यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। और उन्होंने ये भी बताया कि लॉ पढ़ने के लिए, ठीक है, लॉ पढ़ने के लिए परफेक्शन होना जरूरी नहीं है कि आप एकदम परफेक्ट हो, ठीक है। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, अगर आपके अंदर कमिटमेंट है, तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो, और देश के प्रति प्यार है तो आप इस टाइप के सिविलियन आर्मी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, प्रोटेस्टिंग फार्मर्स फेस टियर गैस अगेन एट हरियाणा बॉर्डर पोस्ट मार्च फॉर अ डे, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि जो फार्मर्स थे, जो पंजाब साइड से आ रहे थे, हरियाणा के बॉर्डर पे पहुंच गए थे, क्यों, क्योंकि उनको दिल्ली चलो आंदोलन करना था, ठीक है। वो दिल्ली चलो आंदोलन चला रहे थे, ये चीज आपको पता ही है ना। बट इनको हरियाणा के बॉर्डर पे रोक लिया गया और फिर इन पे टीयर गैस के जो गोले हैं वो छोड़े गए, ठीक है। तो टीयर गैस लगातार न्यूज में रह रहा है, तो मैंने फिर भी इसके बारे में थोड़ी सी चीजें कवर करा दी है ना, ताकि कुछ भी पॉइंट ऐसा ना रहे जो आपको नहीं पता हो, ठीक है। क्योंकि देखो, जब क्वेश्चन आने लग जाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 2023 का पेपर देखना, यूपीएससी का पेपर ज्यादा टफ नहीं था, बट जो एक्सपेक्टेड हम कर रहे थे 2022 तक, ठीक है, कि जिस लेवल पे 2022 से देखा जाए तो 2023 का पेपर इजी है, ठीक है, क्वेश्चंस इजी है, पैटर्न चेंज कर दिया, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो क्वेश्चन को टफ बना देती हैं, पेपर को टफ बना देती हैं, तो आपको हर एक चीजों को के लिए रेडी रहना होगा, ठीक है। तो टीयर गैस को लैक्री मेटोर भी कहते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इसको जब आप पे यूज किया जाता है तो आपकी पूरी आंखों में जलन होने लग जाती है, आपका गला चोक करने लग जाता है, ठीक है, और आप इसको रेजिस्ट नहीं कर पाओगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपका जो पूरा बॉडी है उसमें भी आपको वीकनेस फील होने लग जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पर इसका जो असर है वो परमानेंट नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है, परमानेंट नहीं होता, इस ये थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है अपने आप ही, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इसमें और क्या चीजें होती हैं, और इसमें ये चीज होती है कि अगर आप अच्छा एक प्रोटेक्शन सिस्टम यूज करोगे, जो कि चारकोल फिल्टर्स होंगे, चारकोल फिल्टर्स होते हैं, चारकोल से बने हुए रहते हैं फिल्टर्स, अगर आप यूज करते हो, उस टाइप के मास्क यूज करते हो, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये फिल्टर्स यूज किए थे, आपको ध्यान होगा कि अभी 2-3 महीने पहले ही जब चुनाव चल रहे थे, उससे कुछ टाइम पहले भी आंदोलन चल रहा था, किसका, किसानों का, तो उस टाइम वो इस फिल्टर को पहन के ही, जब उनपे जो पुलिस है बरसाने लग गई गोले आंसू आंसू गैस के, तो उन्होंने इस टाइप के फिल्टर का इस्तेमाल किया था, जो कि काफी महंगे आते हैं, पर इस्तेमाल किया गया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये किससे बनते हैं, ये बनते हैं सिंथेटिक ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड से, ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और जो कंपाउंड्स का नाम आप थोड़ा सा एक बार देख सकते हो, ठीक है। ये मैंने इसलिए करा दिया ताकि आपको ये ना लगे कि कोई भी चीज आपकी छूट रही है, सारी चीज को हम लोग कवर करते हुए चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सर्च टू स्लो डाउन 38% फॉल इन यूएस स्टूडेंट वीजास इशू टू इंडिया इन जनवरी सितंबर दिस ईयर, ठीक है। तो पहले आपको पता होगा यूएस में अराउंड हर 4 में से एक व्यक्ति कौन था, इंडियन था, है ना। सबसे ज्यादा यूएस में अगर कोई पढ़ता था तो चाइनीज पढ़ते थे, ये आपको पता होगा, ठीक है। चाइनीज स्टूडेंट सबसे ज्यादा वहां पे थे और सेकंड नंबर पे इंडियंस थे। बट अभी हाल ही फिलहाल में इंडियंस ने सरपास कर लिया था किसको, चाइना को। बट अगेन फिर शॉर्टफॉल देखा जा रहा है स्टूडेंट्स में।
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में, कहाँ पे, यूएसए में, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अभी रिसेंटली हमने चाइना को सरपास किया किस चीज में, तो यूएस में स्टूडेंट भेजने में हमने चाइना को सरपास कर दिया था, ठीक है। उसके और भी कारण है, चाइना नहीं हो सकता है भेजने कम कर दिए हो, है ना, चाइना के स्टूडेंट अब कम जा रहे हैं, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके, बट आपको ध्यान रखना है इंडिया ने उसको सरपास कर दिया था। बट अगेन अभी न्यूज आ रही है कि फिर 38% का फॉल होना स्टार्ट हो गया है, फॉल देखा जा रहा है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग न्यूज में देखते हैं, बुर्किना फासो जुनता टीम्स। नेक्स्ट न्यूज क्या है, बुर्किना फासो जनता नेम्स न्यू प्राइम मिनिस्टर आफ्टर डिसमिसिंग गवर्नमेंट, ठीक है। बुर्किना फासो के बारे में कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। और इनके जो लीडर हैं इब्राहिम ट्रेोर के बारे में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। इब्राहिम ट्रेोर के बारे में बताया था मैंने, ठीक है। इब्राहिम ट्रेोर ने कू किया था किसके खिलाफ, अपने ही मिलिट्री लीडर के खिलाफ, है ना, काफी यंग है ये, इन्होंने कू किया था। और फिर अभी हाल फिलहाल में उन्होंने वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है उसको डिसमिस कर दिया था, और अब वहां पे नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन बने हैं रिम तलबा जियान इमानुएल, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, रिम तलबा जियान इमानुएल, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इनको पहले डिसमिस कर दिया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पुराने प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया और नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिए गए हैं, कहाँ पे, बुर्किना फासो में, किसके द्वारा, जनता के चीफ द्वारा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। जनता मतलब क्या होता है, जनता मतलब आर्मी समझ लो, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इब्राहिम ट्रेोर के बारे में आप ध्यान रखेंगे, इब्राहिम ट्रेोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम है, आपको उनके बारे में नाम ध्यान रखना है, ठीक है। और देखते हैं आगे, ये रहा इनका नाम, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये रहा इब्राहिम ट्रेोर, आपको दिख रहा होगा, ये आप थोड़ा सा स्पेलिंग के साथ देख लेना, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, बुर्किना फासो की एक बार लोकेशन भी देख लेनी है, कल भी बताई थी, पर हम लोग चीजों को थोड़ा सा रिपीट करेंगे ताकि चीजें याद रहे, है ना। ये क्या हो गया, घाना टोगो बेनिन, आपको ध्यान रखना है, जीटीबी, घाना टोगो बेनिन। इसके ऊपर है बुर्किना फासो, ये चीज ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये हो गया नाइजर नाइजीरिया, इधर क्या हो गया, ये आप मुझे बताएंगे, और ये हो गया चट, ठीक है। और इसके बीच में आपको दिखेगा लेक चट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या है, ये लेक चट है जो कि सूख भी रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलोगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इजरायली पीएम ऑर्डर्स मिलिट्री टू सीज सीरिया बफर जोन, ठीक है। अभी कौन से बफर जोन की बात कर रहे हैं, बफर जोन है इसराइल और सीरिया के बीच में एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी था, इसराइल और सीरिया के बीच में एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी था, जो कि बफर जोन भी आप उसको कह सकते हो। वो क्या था, वो था गोलन हाइट्स, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। गोलन हाइट्स, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। गोलन हाइट्स पे फिर भी कब्जा कर रखा था किसने, इलीगली इसराइल ने कब्जा कर रखा था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो गोलन हाइट्स का रिलेशन किससे है, तो ऑब्वियसली इसराइल और सीरिया से है, पहली चीज तो ये, इसराइल ने उस पर कब्जा कर रखा था, ठीक है। बट अब आपको पता है कि सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है ना, और वहां के रिबल्स ने कब्जा कर लिया है, सीरिया की सरकार गिर चुकी है, ठीक है। अब इसराइल ने और ज्यादा एडवांस कर दिया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रिबल्स को कहीं ना कहीं कौन सपोर्ट कर रहा था, यूएसए और इसराइल सपोर्ट कर रहा था, और इसराइल ने अभी हाल फिलहाल में इसको एडमिट भी किया है ना। तो एक बार गोलन हाइट्स की मैं लोकेशन आपको दिखाना चाहूंगा, ये पूरा लेबनान हो गया, ये हो गया इसराइल, है ना। और इसराइल में अभी ये छोटा सा आपको दिखेगा वेस्ट बैंक के ऊपर, ये हो गया वेस्ट बैंक हो गया, और इधर ये पूरा इसराइल हो गया, और ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है गोलन हाइट्स, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसकी कोई और पिक्चर लगा नहीं रखी मैंने, ये आपको गोलन हाइट्स आपको ध्यान रखना है। ये हो गया सीरिया, यहाँ पे है सीरिया, है ना। ये हो गया इसराइल, ये हो गया इसराइल, और ये हो गया गोलन हाइट्स, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजें कवर हुई कि नहीं हुई, गोलन हाइट्स, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजों को थोड़ा सा समझना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टर्म कॉल्स फॉर, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन पीएम प्राइम मिनिस्टर कॉल्स टॉर्च मेलबोर्न सिनागोग टेररिज्म, ठीक है। तो आपको पता है कि एंटीसेमिटिज्म पूरे वर्ल्ड में फैलता जा रहा है, इंडिया की सोसाइटी ऐसी नहीं है, किसी भी धर्म के प्रति नफरत नहीं रखती है, ठीक है। अब सिनागोज क्या होता है, सिनागोज होता है जहाँ पे जो ज्यूज लोग होते हैं वो प्रेयर करते हैं, उसे हम लोग सिनागोज कहते हैं, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न में पता है आपको, मेलबोर्न में क्या हुआ था, वहाँ के सिनागोज को जला दिया गया था कुछ रेडिकल एलिमेंट्स द्वारा। अब इसको एंटीसेमिटिज्म को मतलब एक तरीके से वो किया है, कंडेम किया किसने, एंथनी एल्बनीजी, जो कि कौन है, प्राइम मिनिस्टर है ऑस्ट्रेलिया में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज में, चंडीगढ़ लीड्स इन इन्फोर्सिंग न्यू क्रिमिनल लॉस, न्यू क्रिमिनल लॉस लागू हो चुके हैं 1 जुलाई से, 1 जुलाई 2024, आप सबको पता ही है ना। तो चंडीगढ़ इसमें लीड करा है, चंडीगढ़ में भी हाल फिलहाल में भाषण ही था किसका, प्राइम मिनिस्टर मोदी का, ठीक है। इंडिया विल रन एज पर विशेस ऑफ इट्स मेजॉरिटी इलाहाबाद हाई कोर्ट जज एट वीएचपी इवेंट, ठीक है। तो विश्व हिंदू परिषद का इवेंट हुआ था अभी हाल फिलहाल में, वीएचपी क्या है, आरएसएस से ही निकल के आई हुई है, आरएसएस का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म आप ले लो, ठीक है। तो वीएचपी का एक इवेंट में अभी जो हमारे जो अभी करेंटली चीफ जस्टिस है किसके, इलाहाबाद हाई कोर्ट के,
जस्टिस शेखर कुमार यादव, ठीक है? ये वहां पे पहुंचे, ठीक है? इन्होंने कुछ वहां पे भाषण दिया, ठीक है? अब इस भाषण को लोग कंडेम कर रहे हैं कि इस टाइप का भाषण, ये इन्होंने एंटी मुस्लिम भाषण दिया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ बोला है किसी जज ने इस तरीके से, जो कि अभी करेंटली सर्व कर रहा है। ऐसा भी नहीं कि रिटायर्ड जज है, नहीं, ये भी सर्व कर रहा है, और मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ इनको नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? बट मैंने पूरा भाषण सुना, उसमें कुछ भी मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ तो नहीं था। हाँ, बट कुछ ऐसी बात कही गई थी। क्या बात कही गई? जैसे कि हलाला को बैन करना पड़ेगा, ठीक है? आप ज़्यादा, एक से ज़्यादा वाइफ्स को नहीं रख सकते, ये सारी बातें कही गई, ठीक है? बट इसे आप एंटी मुस्लिम नहीं कह सकते, है ना? इन्होंने ये बात कही, ये थोड़ा-सा अलग हो सकता है कि मेजॉरिटी से चलने वाला है हमारा देश, ठीक है? और इन्होंने ये कहा कि मेजॉरिटी से चलने वाला है, इसके लिए इन्होंने अपनी बात को थोड़ा-सा एक्सप्लेन किया, और एक्सप्लेन करते हुए कहा कि जो दूसरा कल्चर है, मतलब जो मुस्लिम्स का कल्चर है और जो हिंदुइज़्म का कल्चर है, ठीक है? यहाँ पे महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, ठीक है? तो आप ज़्यादा एक से ज़्यादा वाइफ़ नहीं रख सकते, ठीक है? क्योंकि हम लोग महिलाओं को भगवान मानते हैं, और आप एक से ज़्यादा वाइफ़ ऐसे नहीं रख सकते, क्योंकि आपको हमारे कल्चर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम किस टाइप से चीज़ों को रखते हैं, ठीक है? हम लोग ये नहीं कह रहे कि आप गंगा में आप जाकर डुबकी लगा लो, ठीक है? बट एट लीस्ट वो सारी चीज़ें जैसे बीफ हो गया, इन सारी चीज़ों को आप मत खाओ, क्योंकि हम लोग उसको भगवान मानते हैं। तो बेसिकली ये मैं नहीं कह रहा, ये इन्होंने जज ने कहा, तो इससे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये कौन है? ये अभी जज है कहाँ पे? इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो चीज़ें कवर हुई कि नहीं हुई? अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये सारे जो बात मैंने अभी बोली है, मेरे कहे हुए वर्ड्स नहीं है, वो शेखर कुमार यादव के कहे हुए वर्ड्स हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और इस चीज़ से भी थोड़ी-सी अजीब-सी चीज़ें बन गई थी कि जो शेखर कुमार यादव हैं, ये अभी इस टाइप के प्राइवेट इवेंट में ऐसे इनको जाकर भाषण नहीं देना चाहिए था, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पीएचपी को भी कम्युनल मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नेक्स्ट इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी सपोर्ट किया कि ट्रिपल तलाक, हलाला ये सब करने के लिए, है ना? मल्टीपल वाइफ्स रखने के लिए, हलाला करने के लिए, ट्रिपल तलाक के लिए, ठीक है? कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि ये तो हमारे पर्सनल लॉज़ है, ये है, वो है, ठीक है? या कानून के तहत है, नहीं। इसका कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं बनता, ये इन्होंने कहा, और यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट भी करा, और इन्होंने ये कहा कि हमारी गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर ही रही है, प्लस हमारी सुप्रीम कोर्ट भी यही करना चाहती है, क्योंकि शाहबानो केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी को सपोर्ट किया था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब यहाँ से यूसीसी के प्रति आपको पता होगा कुछ चीज़ें निकल के आ सकती हैं। क्या ये क्रिमिनल लॉज़ के लिए? तो आपको ध्यान रखना है, ये क्रिमिनल लॉज़ के लिए नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये किस चीज़ के लिए? ये पर्सनल लॉज़ के लिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब पर्सनल लॉज़ कैसे चलते हैं? ये आपके अपने रिलीजन के हिसाब से चलते हैं ना? अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करना चाहता है? जितने भी लॉज़ हैं, जितने भी जो क कानून है, पर्सनल लॉज़ हैं, उनको कोडिफ़ाई करके एक टाइप का कानून बनाया जाता है पूरे इंडिया के लिए, ठीक है? क्रिमिनल कानून सबके लिए बराबर है, तो वैसे ही जो कानून होंगे पर्सनल लॉ से रिलेटेड, ठीक है? मतलब ये जो कानून होंगे, इसमें भी यूनिफ़ॉर्मिटी होनी चाहिए, ठीक है? मतलब तलाक कैसे होगा, उसका तरीका क्या होगा, वो सारी चीज़ें लिखित में होनी चाहिए, कोर्ट के अंडर में होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है? शादी को हम वैलिडेट करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई पंडित या कोई मौलवी ये सब करे, नहीं, सबको बात माननी पड़ेगी, एक जैसी सबको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है? वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा ही चलता है, इंडिया में पता नहीं जो कुछ लोग हैं, इसको सपोर्ट नहीं करते, ठीक है? बट आपको ध्यान रखना है कि नहीं, पर्सनल लॉज़ अब नहीं चलेगा, यूसीसी चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन सा स्टेट अभी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कदम उठा रहा है, तो आपको ध्यान रखना, उत्तराखंड ने इसे पास कर दिया है, और इम्प्लीमेंट करने वाला उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया है पूरे इंडिया का, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? गुजरात और असम भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? यूसीसी लाने के लिए, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। यूके में अभी हाल-फिलहाल में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पास किया गया, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप को भी मान्यता दी गई, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? लिव इन रिलेशनशिप को भी मान्यता दी गई, ये आपको ध्यान रखना है। बट अगर आपको लिव इन रिलेशनशिप में रहना है और उत्तराखंड में रहना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 महीने के भीतर रजिस्ट्रार को खबर देनी पड़ेगी कि हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ठीक है? उसके लिए आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर आप शादी आपने की है, तो 60 दिन के भीतर आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा, ये चीज़ मैंडेटरी कर ली है, ठीक है? लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है पता है? बिना अनमैरिड जो बॉयज़ और गर्ल होते हैं, वो एक साथ रह सकते हैं। अगर वो रहते हैं और उनका बेबी हो जाता है, तो उसको भी मान्यता दी जाएगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो चीज़ें आपको क्लियर करते हुए चलनी है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कि लिव इन रिलेशनशिप बैन कर दिया गया है, ऐसा आ सकता है, आपको ध्यान रखना है कि नहीं, बैन नहीं किया गया है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है गार्ड अगेंस्ट सिनिस्टर डिजाइन्स टू हार्म इंडिया, ठीक है? तो वाइस प्रेसिडेंट जो धनखड़ है, उन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही बयान दिया था। उन्होंने उसमें कहा कि जो भी इंडिया को ठेस पहुंचाने की कोशिश करें, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को ठेस पहुंचाने की कोशिश करें, जिसमें उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का भी
नेम लिया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसको कांग्रेस पार्टी से भी लिंक कर दिया गया है कि ये इससे फंडिंग लेती है, ये इनकी सहायता करती है, इंडिया के खिलाफ माहौल बनाती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके खिलाफ हमारे तो धर्म में ही कहा गया है, हमारे कल्चर में ही है कि इन सारे लोगों के खिलाफ हमें एक्ट करना होगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ ने कहा है। नेक्स्ट है ईरान इजराइल रिलेशनशिप ऑफ और एब्सेंस ऑफ इट सोर्स ऑफ कंसर्न इज अ सोर्स ऑफ कंसर्न, ये कहा है जयशंकर ने, है ना। तो ये तो हमेशा इस बारे में जिक्र करते रहते हैं। ईरान के बारे में ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, इनके माउंटेन्स के बारे में एक बार पहले भी बता चुका हूँ, आपको ध्यान रखना है ईरान की दो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, एक हो गया जैगरोज माउंटेन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है एल्बुर्ज माउंटेन, ठीक है। इन दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना होगा, ईरान लगातार ही न्यूज में है, क्वेश्चन आ सकता है कि जैगरोज और एल्बुर्ज माउंटेन किस चीज से रिलेटेड है, तो आप ध्यान रखेंगे ईरान से रिलेटेड है। जैगरोज माउंटेन किससे रिलेटेड है, तो हो सकता है किसी वेस्टर्न कंट्री का नाम दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है नहीं, ईरान से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैगरोज और एल्बुर्ज से आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इसके दो डेजर्ट का नाम ध्यान रखेंगे, दस्ते कबीर और दस्ते लुट, ठीक है। दस्ते कबीर, दस्ते कबीर और दस्ते लुट का भी आप नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब यहाँ पे एक लोकेशन है इस्फहान, इस्फहान न्यूज में आ रखा था, क्यों न्यूज में आ रखा था, क्योंकि इसमें बॉम्बिंग कर दी थी किसने, इज़राइल ने, ठीक है। इज़राइल ने बॉम्बिंग करी थी इस्फहान सिटी में, तो आपको ध्यान रखना है इस्फहान, ज़हीदन, इधर आपको दिखेगा तबरीज़ और इधर इधर आपको दिखेगा मशहद, ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बंदर अब्बास पोर्ट के बारे में भी ध्यान रखना है और बुशेहर पोर्ट के बारे में भी ध्यान रखना है। ये सारी लोकेशन किससे रिलेट करती है, ईरान से रिलेट करती है। क्वेश्चन देखो इन्हीं में से बीच में से निकल के आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको रेडी रहना पड़ेगा, यूपीएससी में, यूपीएससी का तो ये फेवरेट टॉपिक है, तो आपको ध्यान रखना है। बीपीएससी जो भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ट्रम्प कॉल्स फॉर इमीडिएट सीज फायर, ये तो मैं ऑलरेडी आपको कवर करा चुका हूं। नेक्स्ट है फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, मैं आपको बताया था, है ना। विक्रम मिस्री कहाँ गए हुए हैं, बांग्लादेश में गए हुए हैं, और उन्होंने कहा कि यार वहां पे बहुत ज्यादा एक तो हिंदू कल्चर के खिलाफ बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, तो इस टाइप की कुछ मीटिंग्स हुई है किसके साथ, मोहम्मद यूनुस के साथ, ठीक है। मेरे को तो क्या लगता है कि इन्होंने धमकाया भी होगा कहीं ना कहीं कि आपके खिलाफ अब इंडिया एक्शन ले सकता है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस बहुत ज्यादा एंटी इंडिया पोस्टर लेकर चल रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि विक्रम मिश्री ने पक्का धमकाया होगा इनको, ठीक है, कि आपके खिलाफ कुछ कुछ ना कुछ एक्शन हो सकते हैं, आप यहाँ पे ज्यादा दिन तक नहीं बने रहोगे, इंडिया के खिलाफ आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया की एक चीज देखी गई है कि वो हो सकता है कि स्टार्टिंग में चीजों को कंट्रोल ना कर पाए, पर जैसे ही कोई बड़ा इवेंट हो जाता है उसके बाद चीजों को काफी अच्छी तरीके से हैंडल कर लेता है, ठीक है। अब देखते हैं फिर भी, इसी के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करूंगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करेंगे, कमेंट में आपको अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट है तो आपको पूछना है तो आप उसे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।